Hello and hi everyone. I hope you all are doing great. Welcome to the Daily The Hindu Analysis on Prep IAS. मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त हर्षवर्धन त्रिपाठी और हर बार की तरह आज हम आपके सामने संडे का हिंदू का एनालिसिस लेके आए हैं। इसमें हम आज 8 मेजर करंट अफेयर्स पे फोकस करने वाले हैं और 8 मेजर करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो हमें इस हफ्ते GS3 GS2 से काफी सारे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। तो हमने एक इंटरेस्टिंग काम किया है इस हफ्ते। हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं और जहाँ पे न्यूज़पेपर शेयरिंग की रिक्वायरमेंट है वहां हम आपसे कम पूरे का पूरा न्यूज़पेपर भी उसकी इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं। तो देख लेते हैं आज हमारे कौन कौन से मेजर टॉपिक्स हैं। जैसे कि हमारा 5G सेक्टर का रोल आउट सरकार ने बोला है कि अक्टूबर तक हो जाएगा, तो उसके ऊपर हमें 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कस करना है। इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है उसको इंडिया में बेसिकली केरला में ऐसा किया गया है कि केरला में इसको इनॉग्रेट किया गया है। 92 मेगावाट का है और NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इसका पार्ट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग और नेशनल सिक्योरिटी को अमित शाह, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के मिनिस्टर ने होस्ट किया है पहली बार। यहाँ पे लॉयर्स, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस ने पार्टिसिपेट किया है पहली बार। तो ये GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग इन इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको किस तरीके से टैकल करने की कोशिश कर रही है। सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, क्योंकि ये दोनों खबरें आज आई थी कि एक जगह पे सीबीआई ने कुछ एसेट सीज किए हैं और दूसरा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से रिलेटेड हमारा लास्ट वाला जो है आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट रूलिंग दी है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है ये एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तरह नहीं है। मतलब कि कहने का मतलब ये था कि सीआरपीसी जो है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, जिसके तहत हमारी पुलिस को पावर्स मिलती है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पे सीआरपीसी नहीं लगेगा। अब इसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं ये हमें समझने की जरूरत है। पहला, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी डे ऑब्जर्व किया गया। तो DLSA हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, हम इसको समझेंगे इसका क्या रोल है। नए ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो हैं वो रिसाइकलर्स को अफेक्ट कर सकते हैं, ऐसा भी खबर आया था कि तो क्या है ये नए ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। ये 2016 में बनाए गए थे। अब इसके अंतर्गत नए रिसाइकलर्स को क्या प्रॉब्लम है ये हमें डिस्कस करना है। स्टेट्स नोटिफाई नहीं कर पाए अभी तक अपने एलिफेंट रिजर्व एरियाज को, तो एलिफेंट कंजर्वेशन जो है हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है, वो डिस्कस करना है। और एट्थ वाला तो मैंने आपको बता ही दिया है कि रिसेंट रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन PMLA। तो चलिए इस सेशन को शुरू करने के पहले जरा एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से आज का पेपर हमें करंट अफेयर्स में दिखाई देता है। तो पहली खबर, जैसे कि आप देख सकते हो कि वर्चुअली इनॉग्रेट किया है 100 मेगावाट सोलर पावर प्लांट ऑन द वाटर बॉडी ऑफ नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एट रामागुंडम तेलंगाना। ये पुरानी न्यूज जब हमने देखी थी इसमें हमको पता चला था कि सबसे बड़ा 100 मेगावाट का जो इन्होंने NTPC ने तेलंगाना में रामागुंडम में क्या किया, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। आप देख सकते हो कि ये जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है ये स्टेशनरी रिवर बॉडी पे के ऊपर फ्लोट कर रहा है। जो प्लास्टिक यूज की जाती है उसको पॉली इथाइलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉली इथाइलिन। पॉली इथाइलिन की प्लास्टिक यूज की जाती है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के उसको बनाने के लिए। और इसका एडवांटेज क्या है कि ये पानी के ऊपर रहने से क्या करता है, प्रिवेंट्स इवेपोरेशन। पानी का इवेपोरेशन जो है उसको प्रिवेंट करेगा और लैंड यूटिलाइजेशन जो है उसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब कोश्यारी कोश्यारी अंडर अटैक फॉर इंसल्टिंग मराठीज, ये वाली जो खबर है ये हमारे लिए उतनी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये वाली खबर आप ऐसे पढ़ लीजिएगा। बाकी आप ये देखिए, ये वाली खबर अभी जो है बड़ी मेजर मेरे को समझ में आ रही है। चाइना का एक शिप जो है वो श्रीलंका में डॉक करने वाला है। अब इंडिया ने इसके अगेंस्ट वार्न किया था कि ये युवांग 5 नाम का शिप है जो कि श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट में आ जाएगा। अब हम्बनटोटा पोर्ट के बारे में अगर आपको सिनेरियो थोड़ा सा पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ हम्बनटोटा पोर्ट है क्या। देखिए, इंडिया को अगर हम देखें ना तो ये साउथ में, अगर इंडिया अगर सदर्न पार्ट में हम देखें तो इंडिया इस तरीके से जब एक्सपैंड करता है इस जगह पे, और श्रीलंका हमारे पास यहाँ पे ऐसे मौजूद है।
है ना। तो श्रीलंका का पास जो सदर्न एरिया में एक पोर्ट है, ये है हम्बन टोटा पोर्ट। इस पोर्ट को बोलते हैं हम्बन टोटा पोर्ट। ये हम्बन टोटा पोर्ट क्या किया है, चाइना ने 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया है। अब क्या है, इससे चाइना को एडवांटेज क्या है, देखिए अगर हम पर्शियन की तरफ से आए, पर्शिया की तरफ से आए, यानी कि अगर हम रेड सी की तरफ से आ रहे हैं, या हम गल्फ ऑफ एडन की तरफ से आ रहे हैं, यानी अफ्रीका से हम ट्रेड कर रहे हैं, या हम मिडिल ईस्ट से ट्रेड कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट से ट्रेड करते हैं, तो ये वाला रेड सी वाला एरिया इंपॉर्टेंट है। गल्फ ऑफ एडन इंपॉर्टेंट है जब हम अफ्रीकन कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं, वेस्टर्न अफ्रीकन, ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री से। तो ये जो रूट है, ये बेसिकली एक तरीके से ट्रांजिट पड़ता है। और आपको पता है कि यहाँ इस वाले रीजन में हमारे पास एक एक मेजर, आप कह लो, वो है, स्ट्रेट है हमारा, जिसको हम जानते हैं कि ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का के रूप में देखा जाता है। इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का, और इधर हमारे कौन से हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ये एक इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट है, जो कि जिसका फायदा हमेशा इंडिया उठाता है, और चाइना के जो शिप्स हैं उनको रोकने की कोशिश करता है जैसे ही चाइना हमारे को लैंड बाउंड्री में घेरता है। अब ये हम्बन टोटा पोर्ट जो है, अगर इसमें इसके में अगर चाइनीज शिप आके रहने लग जाए, यहाँ पे चाइनीज शिप रुकने लग जाए, तो आप देखिए दे आर टू क्लोज टू योर वेस्टर्न पोर्ट। और आपको पता है यहाँ पे हमारा ईस्टर्न नेवल कमांड है, और यहाँ पे हमारा सदर्न नेवल कमांड है। सदर्न नेवल कमांड हमारा कोची में है, और ईस्टर्न नेवल कमांड कमांड हमारा विशाखापट्टनम में है। तो ये जो दोनों पोर्ट्स हैं, इससे हम्बनटोटा पोर्ट की काफी नजदीकी है। अब चाइना क्या कहता है, चाइना कहता है कि ये चीजें हम कर रहे हैं बेसिकली रिसर्च पर्पसेस के लिए, टूरिज्म के लिए, बट इंडिया का इसमें सिक्योरिटी इंटरेस्ट काफी ज्यादा है, इसीलिए ये वाली जो खबर है इसको थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा। अब इसके साथ साथ आप ये भी पढ़ सकते हो कि इंडिया ने अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए क्या क्या किया है। बट देखिए इसमें है कि डेज आफ्टर डिनाइंग रिपोर्ट्स ऑफ द शेड्यूल्ड अराइवल ऑफ द चाइनीज रिसर्च वेसल एंड फॉलोइंग इंडियाज क्लियर मैसेज, कि हम केयरफुली मॉनिटर कर रहे हैं एक एक डेवलपमेंट, श्रीलंका के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कह दिया है कि ये जो वेसल है इसको क्लियरेंस मिल गया है, ये हम्बनटोटा पोर्ट में अगस्त में आएगा, है ना। और इसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के जो स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बागची, उन्होंने ये कहा है कि किसी भी तरह का डेवलपमेंट जो कि हमारे लिए सिक्योरिटी या इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, हम उस पर पूरी तरीके से अपनी नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में क्या एक्शन लेगा इंडिया, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। बट आप अगर यहाँ पे लास्ट में देखो, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में 2014 से बड़ी ही ठनाठनी चल रही है, क्योंकि हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका ने चाइना को दे दिया है। 2022 के राइट्स केस हैं, गुजरात कोर्ट डिनाइज बेल टू तीसरा श्री कुमार, द डिमांड डिफेम मोदी गॉट मॉनेटरी बेनिफिट्स, जज ने कहा ऐसा। ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज का जो फ्रंट करंट अफेयर्स का पहला पेज था, वो बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं समझ में आता है, लेकिन हाँ अगर हम फर्दर पेजेस में जाएं, तो हमें यहाँ पे ये वाला करंट अफेयर्स जो है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसको हम डिस्कस करेंगे। एक नई किताब, इंट्रोडक्शन ऑन मोदी एट द रेट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, ये किताब इनॉग्रेट की गई है। ये खबर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, हम रस्टिक कोटायाम रोल्स आउट अ पिंक कारपेट, इसको भी रीड कर सकते हैं। और अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे डिसाइसिव वॉर ऑन ड्रग्स, ये वाला करंट अफेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि हम डिस्कस करेंगे आज। अब जैसे ईडी ने देखिए 110 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच करी है, और सीबीआई ने एक हेलीकॉप्टर सीज किया है, जो कि ये बेसिकली डीएचएफएल के जो स्कैम है उससे रिलेटेड है। अब इसमें जो ये ऑगस्टा वेस्टलैंड का हेलीकॉप्टर है, तो ये सीबीआई और ईडी की पावर कैसे डिफरेंट है वो देखना है। ये वाली खबर भी आप देख सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स साइलेंट है, क्योंकि यूक्रेन ने 3 इंडियंस को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ये बोला है कि थोड़े रशियन पैसिफिस्ट हैं, रशिया को फेवर करते हैं। मेघालय में चाइनीज स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं, उससे भी आपत्ति है, तो ये अगेन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्पीड ऑफ और रिलीज ऑफ अंडर ट्रायल्स, ये वाली करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद आप देख सकते हो कि डिफीट डिफीट विजिबल, एनएसए ने इंटरफेथ मीटिंग में कहा है कि डिफीट डिवाइसिव वॉइसेस, ये वाली करंट अफेयर्स आप देख सकते हो। नए ई वेस्ट रूल्स जो है वो थ्रेटन करते हैं जॉब्स कलेक्शन नेटवर्क को। एंटी ट्रैफिकिंग बिल, एलिफेंट रिजर्व्स पे नोटिफिकेशन, और इंडस्ट्री स्टेटस फॉर टूरिज्म के फायदे, और कश्मीर वैली में किस तरीके से बेसिकली स्टेट ऑफ द आर्ट हार्ट केयर सेंटर जो खुला गया है किस तरह से मदद कर रहा है, ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड है। इसके बाद इंटरनेशनल में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को नहीं नज़र आता है। फर्दर मैं जब आगे जाऊं तो मुझे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट पीएमएलए वैलिडिटी के लिए क्या कहा है, डू वी हैव फ्रेश एविडेंस ऑन कोविड-19 ओरिजिन्स, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, और उसके बाद आपका पेपर जो है एक तरीके से समाप्त हो जाता है।
तो ये हो गया, हमने पेपर को ऊपर से सुपरफिशियल तरीके से व्यू कर लिया है। अब हम ज़रा देखते हैं कि इम्पोर्टेंट कंटेंट हमारे लिए आज क्या है। अब रोलिंग आउट ऑफ 5G सेक्टर के ऊपर बात की जाए तो 5G सेक्टर में कहा है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के जो मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कहा है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो है उसके माध्यम से टेलीकॉम सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है और अच्छा रिस्पॉन्स आया है। इस बार 5G के ऑक्शन में 31 कंपनी को बेसिकली पीएलआई के अंदर परमिशन दे दी गई है। 1 लाख करोड़ का इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन हुआ, यानी कि सोचिए प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको इंसेंटिव दिया जाएगा और उसमें 31 कंपनी शामिल होती हैं और 1 लाख करोड़ का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीमेंट हुआ, यानी बढ़ गया है इस योजना के तहत। और इसका मतलब कि टेलीकॉम सेक्टर में ये चीज़ें काफ़ी पीएलआई काफ़ी कारगर साबित हुई है और एक तरीके से डुओपोली हो गई है हमारे टेलीकॉम सेक्टर में। 2 ही बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं जो कि बस सर्वाइव कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि जियो और एयरटेल, इनका पेनिट्रेशन ज़्यादा है। ऐसे में सरकार ने एक डूबती हुई कंपनी वोडाफोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को बचाने के लिए उसमें 33% अपनी हिस्सेदारी ले ली है और साथ ही साथ बीएसएनएल भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, इस बार 5G के ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। तो गवर्नमेंट को अपनी फाइनेंशियल हेल्थ जो है किसकी टेलीकॉम सेक्टर की बचाने के लिए इस डुओपोली को खत्म करना भी ज़रूरी है। और इसके लिए सरकार क्या कर रही है, पूरा लीगल स्ट्रक्चर जो है चेंज कर रही है। मिनिस्टर ने कहा कि अभी भी हम 1885 के लॉ पे डिपेंड करते हैं। एक 1993 का लॉ, एक 1950 का लॉ है। अब ये लॉ क्या कहता है, ये हमारे लिए नहीं, बेसिकली आप देखोगे तो इसमें आपको पता चलेगा वो कानून कौन सा है जिसमें टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। ये एक तरह की स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के अंडर। इसमें प्रधानमंत्री जी ने 1500 लॉज जो हैं वो हटा दिए हैं और हम टेलीकॉम लीगल फ्रेमवर्क को क्लीन अप करके एक नया तरह का इंडस्ट्री इसको बनाने वाले हैं, ऐसा अश्विनी वैष्णव जी का कहना है। इंडिया के 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करें तो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इंडिया देखिए जो है हेवीएस्ट डेटा यूजर्स है ग्लोबली, 117 जीबी पर यूजर 2021, दैट इज द डेटा कंजम्पशन, जो कि ऑन एन एवरेज आप देख सकते हो। ये इंडिया मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडेक्स जो है उसमें पाया गया ऐसा, राइट। उसके बाद साइजेबल कॉस्ट कुड प्ले अ डैम्पनर इन मेकिंग सैटेलाइट इंटरनेट मोर वाइड स्प्रेड। इसमें क्या है, एक तो सबसे पहली बात हेवीएस्ट है, दूसरा इंडिया का जो डेटा यूजर है वो लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड, तीसरा जो हमारी सैटेलाइट है, अरे जो हमारा डेटा पैक है वो चीपेस्ट है। थैंक्स टू द डिजिटल इंडिया कैंपेन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस की थी। अब इस इन चैलेंजेस के चलते अगर चीप है तो उसकी वजह से क्या करोगे, आप आपकी सैटेलाइट कवरेज नहीं बढ़ा पाओगे। जब आप आपकी सैटेलाइट कवरेज नहीं बढ़ा पाओगे और आपका जो सेक्टर है वो प्राइस सेंसिटिव दिखाई देता है आपको, तो ऐसे में एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो है वो बहुत लोवेस्ट है, यानी कंपनीज को ₹128 का एक क्वार्टर में रिटर्न मिल रहा है, यानी 3 महीने में। तो ऐसे में टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करना, उसका 5G ऑक्शन करा के उसका पेनिट्रेशन बढ़ाना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये सारी बातें आपको करंट अफेयर्स में दिखाई देंगी। और आज का पहला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इंटरनेट 4.0 पे काफ़ी चर्चा हो रही है, तो ये पहला क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग इंटरनेट 4.0। इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर 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 बताइएगा। करेक्ट आंसर्स को मैं लाइक करूंगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि करेक्ट आंसर्स कौन से हैं। सब ऑप्शन है कि इंटीग्रेशन ऑफ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नए फॉर्म ऑफ लाइफ फॉर्म्स में, न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ फॉर्म्स में इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ एआई को इंटरनेट के साथ और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ, आईओटी के साथ इंटीग्रेट करना है अंडर 4.0। ऑप्शन सी कहता है कि 5G को इंक्रीज यूज करके इंटरनेट पेनिट्रेशन को इंक्रीज करना है, यानी एक्सेस टू इंटरनेट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए। और ये है इंटरनेट 4.0 का पर्पस, या फिर ये है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है वो बढ़ जाए और बैंडविड्थ यूजेज जो है वो भी बढ़ जाए। तो इन चार में से एबीसीडी में से कौन सा है करेक्ट आंसर, जरा आप सोचिए और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। इंडिया का जो सेकंड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है वो कहाँ पे अनाउंस किया है। देखिए उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर एट 2047, ये हमारे लिए जो ये सरकार का जो विजन है ना 2047 तक, हमें सेल्फ सफिशिएंट होना है किसमें, रिन्यूएबल एनर्जी में। तो ये सारे हमारे कमिटमेंट्स, आपको पता है कि इंडिया ने अभी लास्ट ईयर कॉप 26 में पार्टिसिपेट किया था और उसमें इंडिया ने अपने पंचामृत बताए थे। ऐसे 5 बेसिकली प्रिंसिपल्स बताए थे जो कि इंडिया, 5 ऑब्जेक्टिव जो कि इंडिया फॉलो करेगा। इन पंचामृत को हम जानते हैं नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस के तहत, एनडीसीज के तहत जानते हैं।
इसमें से पांचामित्र में से 5 चीजें हमने कही थी। इस पे हमने कहा था कि 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी होगी हमारी 2030 तक, और 50% जो हम एनर्जी जनरेट करते हैं, बिजली पैदा करते हैं, वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से होगी 2030 तक। इसमें हमारा टारगेट है कि 176 गीगावाट, 176 गीगावाट का टारगेट हम 2022 में कवर करें। अब इसको सरकार ने बड़े अच्छे से कह दिया कि 175 गीगावाट हम ऑलरेडी कवर करने वाले हैं, क्योंकि इसमें 75 ईयर्स ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। करंटली इंडिया के पास 170 गीगावाट का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो गया है, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट मिला के, सोलर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके तहत सरकार ने क्या किया है, बड़े तरीके से पावर जनरेटर्स को प्रमोट कर रहा है कि सोलर एनर्जी में पार्टिसिपेट करें। अब इसमें नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि राज्य सरकारों को हिदायतें दी हैं कि जितने भी स्टेट पावर जनरेटर्स हैं, ये सब क्या करेंगे, ये बेसिकली पावर सप्लाई कर रहे हैं और डेवलपमेंट कर रहे हैं स्टेट्स में। तो उसके लिए उनको पेमेंट देना टाइमली ज़रूरी है। 1.25 लाख करोड़ से भी ज़्यादा पेमेंट जो है वो पेंडिंग है, और इस तरह की डिफ़ॉल्ट सब्सिडीज़ की वजह से ये आप देख सकते हो 1.25 लाख करोड़ का पेंडिंग आ गया है, और इससे हमारे स्टेट डिस्कॉम्स को लॉस हो रहा है, पावर जनरेटर्स को लॉस हो रहा है। मिस्टर मोदी ने 92 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के अंडर कायमकुलम इन केरला में क्या किया है, इनॉग्रेट कर दिया है। तो तीसरी खबर जो आज हम पढ़ने वाले, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी है। इसमें अमित शाह जी ने ये कहा कि 2014 से 2021 को अगर आप देखोगे तो हमने 20,000 करोड़ के नार्कोस यानी कि अ, जो नशीले पदार्थ है उनका हमने सीज किया है। ये नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट के तहत आता है। इसमें 2006 से 2013 की पीरियड को अगर आप चेक करोगे तो वो इनका कहना है कि 768 करोड़ ही वर्थ ऑफ नार्कोस हमने क्या किया था, सीज किया था। तो ऐसे में 20,000 करोड़ तक का अगर सीज कर रहे हैं नार्कोटिक प्रोडक्ट्स, तो ये गवर्नमेंट मानती है कि अचीवमेंट है, और गवर्नमेंट बहुत अच्छे से क्या कोशिश कर पा रही है, गवर्नमेंट कर पा रही है कि जो नशीला पदार्थों का सेवन है उसको रोकथाम करने में सरकार काफी अच्छे से कारगर साबित हो रही है, ऐसा सरकार का मानना है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि किधर आप सोच के देखिए, जितने कॉन्ट्राबैंड आप सीज कर रहे हो उसका वॉल्यूम अगर ज्यादा बढ़ गया है, तो क्या ये नहीं दर्शा सकता कि जो 768 करोड़ का जो नार्कोस सीज किया गया था पहले, नार्कोटिक प्रोडक्ट्स जो भी सीज किए जाते थे, इसका मतलब था कि नशा का सेवन कम होता था, और 2014 से 2021 के बाद क्योंकि नशे का सेवन बढ़ गया है, तो सीज करने का भी जो अमाउंट है वो बढ़ गया है। पर सरकार का ऐसा मानना नहीं है। इसमें सरकार ने कहा कि हम यंगर जनरेशन को मिनेज ड्रग की दिक्कतों से दूर करने के लिए एनकॉर्ड और निदान जैसे जो इनिशिएटिव्स हैं उनको भी हमने स्टार्ट किया है। तो क्या है एनकॉर्ड? देखिए, एनकॉर्ड में सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज के बीच में कोऑपरेशन रहे, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2016 में रेगुलर मीटिंग्स करने के लिए एनकॉर्ड पोर्टल सजेस्ट किया था। और निदान पोर्टल क्या है? निदान पोर्टल में जितने भी नार्को के प्रिजनर्स हैं, यानी कि इस प्रोसेस में जितने भी लोग पकड़ाते हैं, उनकी सारी इंफॉर्मेशन आपको निदान पोर्टल में दिखाई देगी। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग और नेशनल सिक्योरिटी ये भारत में पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया है जुलाई के महीने में। करेक्ट है। अब अगले करंट अफेयर्स पे हम आ जाते हैं, पावर्स ऑफ सीबीआई एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। देखिए, दोनों तरह की जो बॉडीज हैं इनका काम है इन्वेस्टिगेट करना, लेकिन उनमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में डिफरेंस ये है कि सीबीआई जो है वो बेसिकली किसी भी इंपॉर्टेंट मैटर को, किसी भी इंपॉर्टेंट मैटर को जो कि नेशनल इंटरेस्ट का है या स्टेट इंटरेस्ट का है, बोथ यूनियन लेवल पे और स्टेट लेवल पे ऑर्गेनाइज कर सकता, इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ये सीबीआई जो है ये पब्लिक अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, ये प्राइवेट बॉडीज के अगेंस्ट भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। यानी कि सीबीआई के पास काफी सारी पावर्स हैं, ये मर्डर को भी चार्ज देख सकता है, ये मनी लॉन्ड्रिंग को भी चेक कर सकता है, ये आतंकवादी एक्टिविटीज को भी चेक कर सकता है। लेकिन सीबीआई को इन्वेस्टिगेटिव पर्पस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अगर बनाया था, तो उन्होंने बोला कि ये क्योंकि हमारे पास बाकी तरह की 10 एजेंसीज और हैं जिनका पर्टिकुलर डोमेन है, तो सीबीआई अपने दायरे को क्या करेगा, सीमित करेगा। तो सीबीआई एक मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के अंडर के डायरेक्शंस में काम करता है,
और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की अगर हम बात करें तो देखिए इसका काम सिंपली ये है कि फॉरेन फॉरेन मनी जो है या गवर्नमेंट का जो मनी है, गवर्नमेंट का जो मनी है, इसमें अगर कहीं फॉरेन मनी का सोर्स नहीं पता चला, हमें सोर्स नहीं पता चल रहा है या गवर्नमेंट मनी का कहीं से कहीं लीकेज है, तो हमारे लिए ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम है कि वो उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करे। यानी कि करप्शन के मैटर्स को अगर कोई चेक कर सकता है तो वो सीबीआई कर सकता है कि या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर सकता है। आपके सामने आंसर है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर सकता है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट भी कहा जाता है, जो कि इकोनॉमिक लॉस को और फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम इन इंडिया को कैच करता है। सिर्फ याद रखिएगा, इकोनॉमिक क्राइम, फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का है। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है। तो आपको पहला अंतर तो यही समझ में आता है। अब ये दोनों डिफरेंस याद रखिएगा, सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में सब एक ही नहीं होते हैं। इसमें आपको एक सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे है, जो कि काफी बार पूछा जा सकता है, काफी बार पूछा गया है, स्टेट पीएससी में भी पूछा जाता है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन किस तरह की बॉडी है। ऑप्शंस आर, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, बी इट्स एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, सी इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एंड डी इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी अंडर स्टेट गवर्नमेंट। आप क्वेश्चन नंबर 2 सीबीआई के आंसर को सीबीआई ब्रैकेट एबीसीडी की तरह से करके कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। आई वुड बी ग्लैड कि इसका आंसर आप सही नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं है जितना इजी दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। पहला डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी डे है, इसको ऑब्जर्व किया गया। इसी में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अंडर ट्रायल प्रिजनर जो हैं, यानी कि ऐसे लोग, ऐसे मुजरिम जो कि मुजरिम घोषित नहीं हुए हैं, अभी केस चल रहा है, उन लोगों को क्या किया जाए, कोर्ट से बाहर निकाला जाए, क्योंकि उनका भी फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना, यूनियन लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू, उन्होंने कहा कि हमें अंडर ट्रायल्स की जो दिक्कतें हैं, प्लाइट ऑफ अंडर ट्रायल्स, उसको समझना जरूरी है और उनको लीगल एड देना जरूरी है। ये फर्स्ट ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी डे डीएलएसए मीट पे बात कर रहे थे। अगर आप प्रिजन के स्टैटिस्टिक्स इंडिया को चेक करो, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया को चेक करो, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के हिसाब से 4,88,511 प्रिजन इनमेट्स, जिसमें कि 76% यानी कि 3,71,848 अंडर ट्रायल्स हैं। यानी कि 3,31,848 आर नॉट कॉन्विक्ट्स। ये अभी मुजरिम घोषित नहीं हुए हैं। क्या पता इनमें से कई सारे गुनाह, वे बेकसूर लोग जेल में पीछे पड़े हैं, जेल के अंदर पड़े हैं, उनकी आर्टिकल 21 जो है वो वॉयलेट हुआ जा रहा है, हुआ जा रहा है, क्योंकि उनको प्रॉपर या तो लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। क्योंकि ये लीगल सर्विस अथॉरिटी डे से रिलेटेड है, तो हम यही कहेंगे कि इनको लीगल एड प्रोवाइड करना जरूरी है, ये ड्यूटी है। अब बात करते हैं एक प्रीमियम प्रीमियम बॉडी की, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे यहाँ पे फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए, वो है नालसा। नालसा का गठन लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत हुआ था। तो आपको पता चल जाएगा इस, क्योंकि एक एक्ट के अंडर बनाई गई है ये बॉडी, तो ये बॉडी कैसी है, दिस बॉडी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इसको क्या किया गया था, कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस देने के लिए नेशन वाइड नेटवर्क यूनिफॉर्म में बांटा गया। कैसे, केंद्र लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे नालसा है, नालसा के बाद आपको स्टेट लेवल पे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी आ जाएगा, और उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी आ जाएगा। तो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये दोनों हाई कोर्ट के अंदर होगा। नालसा डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के अंडर होगा। अब डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बेसिकली डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर होता है। तो ऐसे में देखिए, हमारे सबसे निचले स्तर पे जो जिला न्यायालय है, जो फर्स्ट इंस्टेंस हमारी कोर्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है। तो ऐसे में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काफी ज्यादा काम है, काफी रोल है कि इन 3,31,000 लोगों को किस तरीके से लीगल एड प्रोवाइड करी जाए। तो ये जो नालसा जो है, ये नवंबर 1995 में बनाई गई थी। और नालसा का एक और काम है, आपने सुना है अक्सर कि लोक अदालत बड़ा ही चर्चे में रहता है कि किस तरीके से लोक अदालत हमारे यहाँ पे फ्री लीगल एड को सपोर्ट कर रहा है और बर्डन ऑन द जुडिशरी को कर रहा है। तो लोक अदालत का ऑर्गेनाइजेशन भी नालसा कराती है। लोक अदालत अगेन अपने आप में एक तरह की स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक तरह की स्टैट्यूटरी बॉडी है, और हम इसको कह सकते हैं कि इट्स आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। लोक अदालत का मतलब कोर्ट नहीं होता है, इट्स आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। तो इसको नवंबर 1995 में नालसा को बनाया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके पेट्रन इन चीफ कहे जाते हैं। पेट्रन इन चीफ मतलब बेसिकली सबसे ऊपर पोजीशन पे कौन है नालसा में। और डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को भी स्टैब्लिश किया गया है।
अब आपसे तीसरा क्वेश्चन ऑफ द डे, बहुत ही बहुमूल्य क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। राइट टू फ्री लीगल एड, याद रखिएगा, राइट टू फ्री लीगल एड किस तरह का राइट है? स्टैट्यूटरी है, फंडामेंटल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, या बेसिक ह्यूमन राइट है? राइट टू फ्री लीगल एड के बारे में जरा हम कुछ बात कर लें। आर्टिकल 39A यानी कि पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसमें आर्टिकल 39A को 42nd अमेंडमेंट एक्ट से 1976 से जोड़ा गया था और बोला गया था कि ये ड्यूटी है स्टेट की कि वो फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करे, फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करे। और इसी में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो है 1987 का, इसका सेक्शन 12 है जो कि बोलता है कि स्टैट्यूटरीली शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस, वल्नरेबल ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप्स जो कि खुद को इकोनॉमिकली साउंड नहीं है, रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, कई तरीके ना 8-9 कैटेगरीज हैं जिनको कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना किसका ड्यूटी है? फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करना किसका ड्यूटी है? ड्यूटी ऑफ स्टेट है, इट्स अ ड्यूटी ऑफ स्टेट। लेकिन लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ड्यूटी ऑफ द स्टेट की नहीं, हम यहाँ बात कर रहे हैं राइट की, जो कि अवेलेबल किसको होता है सर? सिटीजन को होता है। तो बहुत सोच समझ के इस क्वेश्चन को आंसर करिएगा। क्या ये स्टैट्यूटरी है, क्या ये फंडामेंटल है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, या ये बेसिक ह्यूमन राइट है? और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स मुझे जरूर बताइएगा। आगे बढ़ें। अब एलिफेंट रिजर्व्स को स्टेट नोटिफाई करना से चूक रहे हैं। जनवरी 12 2021 को चीफ ऑफ वाइल्ड लाइफ वार्डन्स, यानी कि जहाँ पे भी एलिफेंट रिजर्व्स हैं, उन एलिफेंट रिजर्व स्टेट्स को बोला गया है कि आप हमें डिटेल्स बताइए कि कहाँ कहाँ आपने प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंडर क्या किया है, एलिफेंट रिजर्व्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। देखिए, मंत्रालय काम क्या करता है? मंत्रालय राज्य सरकारों को बोलता है कि तुम्हारे अंदर जो फॉरेस्ट एरियाज हैं, जो भी तुम्हारे रिजर्व्ड एरियाज हैं, जो भी फॉरेस्ट है, उनको किस तरीके से तुम मैनेज कर रहे हो, वो हमें बताओ। इंडिया ने 30 नोटिफाइड एलिफेंट रिजर्व्स पे काम किया है। हमारे यहाँ एलिफेंट रिजर्व्स 30 हैं, जो कि 15 राज्यों में हैं। अब मान लीजिए कि अगर तमिलनाडु है और अगर केरला है, ये दोनों एलिफेंट रिजर्व हैं, तो आपको पता है कि एलिफेंट एक जगह से दूसरी दूसरी जगह ट्रैवल भी कर सकता है। हालांकि उतना हजार हजार किलोमीटर ट्रैवल नहीं करते हैं ये लोग, पर फिर भी हम अगर इनका रेंज माने तो 400 किलोमीटर के दायरे में तो हाथी घूमते ही हैं। तो इसका मतलब कि अगर तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर में कोई रिजर्व है, तो बहुत तमिलनाडु और केरला को कोऑपरेशन के तहत काम करना पड़ेगा। इसी एलिफेंट स्टेट, रेंज स्टेट जो है, उनको नोटिफाई किया गया है। बोला गया है कि आप हमें, एक डेडलाइन दी गई है कि आप हमें बताइए 30 तारीख तक कि कहाँ आपने एलिफेंट रिजर्व्स किस तरीके से नोटिफाई किए हैं। एलिफेंट रिजर्व नोटिफाई करने का मतलब ये है कि वहां पर रोड नहीं कंस्ट्रक्ट करी जाएगी, उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह का डैमेज नहीं होगा वहां पे फॉरेस्ट को, ये सारी चीजें देखना है। अब ये माइक प्रोग्राम जो है, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स प्रोग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, जो जो इंटरनेशनल लॉ है, ये मैंडेट करता है कि आप ऐसे इंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करोगे ही करोगे। तो अब कुछ और एंसिलरी फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे वर्ल्ड एलिफेंट डे अगस्त 12 को ऑब्जर्व किया जाता है, 2012 से, है ना, वर्ल्ड एलिफेंट डे। साइट्स का है कन्वेंशन ऑन, दिस इज बेसिकली अ बॉडी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। सो मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट माइक प्रोग्राम साइट बेस्ड सिस्टम है जो कि मॉनिटर करेगा इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स में, मैनेजमेंट कैपेसिटी बढ़ाएगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा टू द रेंज स्टेट्स, मेक अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट इंडिया में जो है वो 1992 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अनाउंस किया था, राइट। तो यहाँ से हमारा जो इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें हमें डिस्कस करनी थी वो हमने कर ली हैं। अब हम लास्ट में आ जाते हैं कुछ आर्टिकल्स जो कि हमें यहाँ से न्यूज़पेपर से समझने पड़ेंगे। जैसे कि पहला आर्टिकल जो हमें न्यूज़पेपर से समझना है, वो है नया ई वेस्ट रूल किस तरीके से जॉब्स को चैलेंज कर रहा है। तो पहली बात तो ये है कि ई वेस्ट होते क्या हैं। तो ई वेस्ट ऐसे हैं जिनका पास प्रोडक्ट लाइफ जो है वो खत्म हो चुका है और अब उसको बेसिकली रिसाइकल करना है। और ई वेस्ट हमारे यहाँ पे कोई सिस्टमैटिक नहीं है। ये देखिए कि आपसे कह रहा है कि इनफॉर्मल सेक्टर उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। इसमें हमें डिसमेंटल्ड और वायबल वर्किंग पार्ट्स को रिसाइकल किया जाता है और उनको केमिकल डिसमेंटलिंग यूनिट्स में भेजा जाता है। लेकिन ये जो यूनिट्स हैं, ये चाइल्ड लेबर, हजार्डस एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स को एम्प्लॉय कर रही हैं और इसकी वजह से सॉइल कंटामिनेशन बढ़ रहा है, प्लास्टिक पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपको चैलेंजेस बताए हैं कि ई वेस्ट रिसाइकल करना इज नॉट द सोल्यूशन, किस तरीके से रिसाइकल कर रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये फोटोग्राफ अपने आप में एक बहुत मीनिंगफुल मैसेज देगा आपको, जहाँ पे आप देख सकते हो
कि आपको इंडक्शन, सोलर पैनल ये सब दिखाई देगा। ई वेस्ट हमारे यहाँ पे कचरा उठाने वाले रैक पिकर जो होते हैं, कबाड़ी वाले, वो वहाँ पे ई वेस्ट बिक रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 अनाउंस किए थे, जिसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई थी। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ईपीआर पे क्वेश्चन आ सकता है आपको। ईपीआर का मतलब क्या है कि जो प्रोड्यूसर है, मेकर है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, उसकी जिम्मेदारी है कि वो ये मेंटेन करे, ये रिकॉर्ड मेंटेन करे कि कितने उसके बनाए हुए प्रोडक्ट्स रिसाइकल हो रहे हैं। यानी कि अगर मैं वीवो इंडिया का मोबाइल यूज कर रहा हूँ, तो वीवो इंडिया की जिम्मेदारी है कि वो ये नोटिफाई करे, कि मिनिस्ट्री को, मंत्रालय को बताए कि कितने उसके जो वीवो के मोबाइल फोन्स हैं वो रिसाइकल हुए। ऐसे में रिकॉर्ड का रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। लेकिन हर कंपनी अपने कंपनी के अंदर इन हाउस इस तरह के डेटा रिकॉर्ड्स को नहीं रखती है। तो ऐसे में क्या बनाई गई, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, जिनका काम था मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और रिसाइकलिंग यूनिट्स के बीच में कम्युनिकेट करना। यानी कि एक तरीके से डेटा कलेक्शन एजेंसीज थी रिकॉर्ड रखने के लिए। और पीआरओस को कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से मिलता है, और वो स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ गुड्स को रिसाइकल करती हैं और कंपनी को क्या देती हैं, सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करती हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 74 पीआरओस को रजिस्टर किया, 468 ऑथराइज डिसमेंटलर्स को, जिनका टोटल रिसाइकलिंग कैपेसिटी हो गई थी 1.3 मिलियन टन। लेकिन मिनिस्ट्री ने एस्टिमेट किया कि 7.7 लाख टन्स ऑफ ई वेस्ट जो है वो 2018-19 में जनरेट हुआ है। 1 मिलियन टन्स इन 2019-20 बढ़ते हुए नजर आ रहा है आपको। और इस बार मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन दिया है, जहां पे वो बोल रहा है कि वो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस को खत्म कर देगा, और सिर्फ ऑथराइज्ड रिसाइकलर्स जो हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बर्डन डाल देगा। अब देखिए, प्रोड्यूसर, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, देते हैं, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाते हैं, और काफ़ी चीज़ें काफ़ी उसमें हेल्प करते हैं, या आप कह लो कि एक तरह से ब्रिज हैं। अब ये ब्रिज को आप खत्म कर दोगे, तो आपको डेटा नहीं मिल पाएगा, कंपनीज अपने पास रखेंगे नहीं ये इन्फॉर्मेशन, और अल्टीमेटली आपका जो ई वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है, जो आप सोच रहे हो कि जिस तरीके से आप लागू करोगे, वो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे सेंटर ने किसी तरह का अपना रीजनिंग भी नहीं बताया है कि वो एग्जिस्टिंग सिस्टम को क्यों चेंज करना चाहता है। और ऐसे में आपके फीडबैक्स मांग रहा है, यानी सिटीजन्स के फीडबैक मांगे जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। अब सरकार का कहना ये है कि डबल काउंटिंग हो जाती है बहुत बार, यानी कि हमें ओवर एस्टिमेटेड आ रहा है कि कंपनीज, पीआरओ जो है, पीआरओ के डेटा पे हम रिलाई नहीं कर सकते, पीआरओ डबल काउंटिंग कर देता है। तो डबल काउंटिंग होने से क्या है, हमें ज़्यादा दिखता है कि ज़्यादा प्रोडक्ट्स रिसाइकल हुए, और उस वहीं पे हम देख रहे हैं कि सॉइल हेल्थ और प्लास्टिक वेस्ट जो है वो जनरेट होते जा रहा है बराबरी से। तो ऐसे में डिस्क्रिपेंसी को रिमूव करने के लिए कई बहुत इंडिया में रिसाइकलर्स कम है, बिग सिटीज में प्रीडोमिनेंस है, डिसमेंटलर्स का एब्सेंस है छोटे इलाकों में। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, इनको एड्रेस करना चाहिए, रादर देन गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको चेंज कर रही है। तो ये जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, आप उनको स्टार बना लीजिए। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 आपको पढ़ना चाहिए। हमने यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिटेल्स ऑफ एलिफेंट रिजर्व जो है वो तो देख ही लिया है। एक्टिविस्ट नए एंटी ट्रैफिकिंग बिल के लिए प्रेस कर रहे हैं, इंटर स्टेट इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगा, सर्वाइवर्स के रिहैबिलिटेशन में हेल्प करेगा। तो ये वाली करंट अफेयर्स आप देख लीजिएगा। जुलाई 31 को हम वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग ऑफ पर्पस इन यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्व करते हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ये आप अपने पास लिख के रख सकते हो। और हमारे पास जो है ट्रैफिकिंग पर्सन्स प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड रिहैबिलिटेशन बिल 2022 है, जिसको लिस्ट किया गया है और मॉनसून सेशन में पास किया जाएगा। इस नए लेजिस्लेशन से होगा क्या कि ट्रैफिकिंग जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन में हेल्प होगी, और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स जो हैं इंटर स्टेट इन्वेस्टिगेशंस और इनके रिहैबिलिटेशन में काफ़ी हेल्प होगी। जैसे बंगाल में अगर हम बात करें, तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में एक क्रूशल स्टेट है जहाँ पे ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन और माइनर गर्ल्स देखा जाता है। तो ऐसे में नया जो बिल है वो काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगा। ठीक है। ये पहला जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स था वो इम्पोर्टेंट था। अब हमारे लिए जो अगली खबर वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि पीएमएलए की वैलिडिटी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली क्या बोला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए एक्ट 2002 की जो है, उसमें उन्होंने बोला है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, लीगल है। इसके तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो बॉडी बनाई गई है, उसका प्रोसीजर है, उसका पावर है कि क्या करेगी, वो सर्च कंडक्ट करेगी, सीजर कंडक्ट करेगी और अरेस्ट करेगी। यानी कि कहीं पे घुस के सर्च कर सकती है, कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें उसको समझ में आए तो उसको सीज कर सकती है,
और अरेस्ट कर सकती है। ऐसे में जो प्रोविजन सीआरपीसी के हैं वो ये कहता है कि सीआरपीसी में पुलिस को अरेस्ट करने की लिमिटेड पावर्स हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए वो अरेस्ट कर सकती है, और अरेस्ट में उनको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। दे विल हैव टू रिकॉर्ड द रीजंस फॉर मेकिंग द अरेस्ट, राइट। अब जिस तरीके से इस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, बिना प्रायर वार्निंग के, बिना सर्च वारंट के सर्च कर लिया जा रहा है, एसेट सीज कर लिए जा रहे हैं, अरेस्ट कर लिया जा रहा है और कोई बेल नहीं मिल रही है, ये सारी चीज़ों को बड़ा ही इस वजह से पीएमएलए के अंडर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बोला जा रहा है कि ये सरकार का टट्टू है, ये सरकार जो है वो बदला लेने के लिए कर रही है, ऑपोजिशन को टारगेट कर रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डाउट था वो पूरा क्लियर कर दिया है का एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक तरह की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, पुलिस नहीं है, उस पे ऊपर सीआरपीसी के जो नियम कानून है वो नहीं लगेंगे। कोर्ट ने थम्स अप दे दिया है, जिसको हम ड्रैकोनियन प्रोविजंस बोलते हैं, जिसमें कि उसकी जो वैलिडिटी के ऊपर स्ट्रॉन्ग चैलेंजेस हैं उनको उन्होंने रिजेक्ट किया। ठीक है। तो ऐसे में आपको ये पता चलेगा कि हमने इंटरनेशनल कारण की वजह से, जैसे कि एफएटीएफ को जी7 समिट 1989 में जब स्टैब्लिश किया गया मनी लॉन्ड्रिंग के कंसर्न के कारण, तो उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम 2000 पालेर्मो कन्वेंशन जो है वो भी अडॉप्ट कर लिया। तो उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए हमने पीएमएलए को इनैक्ट किया, जिसको 2005 में एनफोर्स किया गया। ठीक है। इसके तहत इंटरनेशनल कन्वेंशंस को हमें एनफोर्स कराना था, और इन सारे रीजंस की वजह से पीएमएलए प्रोविजंस को सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स के तहत वैलिड माना गया, और कंट्री का ऑब्लिगेशन जो है मनी लॉन्ड्रिंग का इंटरनेशनल प्रॉब्लम को एड्रेस करने का वो काम करता है। ठीक है। तो ये चीजें बताई गई। अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंडर जो है 3 पार्ट में उसके ऑफेंसेस हैं, यानी प्रेडिकेट ऑफेंसेस हैं, जिसमें कि टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, करप्शन, चीटिंग, इस तरह से टेंटेड मनी आपके पास आता है। इसमें 2019 के में एक बड़ा ही मनी लॉन्ड्रिंग की जो डेफिनेशन है सेक्शन 3 में, उसके ऊपर विवाद हुआ, जिसमें कहा गया कि tainted money as untainted, its integration into economy would constitute the offense. ED, they argued that was registering money laundering case solely on the basis of original crimes without any proof that the proceeds were laundered. As a result, even when transactions that date back years before PMLA came into force were being probed for laundering. यानी कि कानून आने के पहले, अपराध बनने के पहले से अगर कोई पैसा है जो कि लॉन्डर हुआ है, इधर उधर किया गया है, तो उसको भी इन्वेस्टिगेट करने लगे। इस आधार पे कोर्ट ने ये चैलेंजेस रिजेक्ट कर दिए हैं, और ओरिजिनल डेफिनेशन के स्कोप को एक्सपैंड नहीं किया है, सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन दिया है। उस क्लैरिफिकेशन में ये कहा है कि जनरेशन ऑफ मनी थ्रू क्राइम एंड इंटीग्रेशन विद द फॉर्मल इकोनॉमी आर बोथ इंडिपेंडेंट ऑफेंसेस, and it will be wrong to say that only upon the latter activity the offense of money laundering is complete. In this context, the court interpreted the conjunction and stated that दोनों का साथ में होना जरूरी है। ठीक है। इसका मतलब होल्डिंग या प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम वो भी उतना ही ऑफेंस है जितना कि उस पैसे को हमारे इकोनॉमी में इंटीग्रेट करना। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा आपके लिए इस चीज को समझना, तो इसीलिए आपको एक बार इसको रीड करना पड़ेगा। लेकिन जो मेजर बात ये कही गई है इसमें कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ना, वो अपनी खुद की इंटरनल मैनुअल के ऊपर काम करता है। वो एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ईसीआईआर रजिस्टर करता है, एफआईआर रजिस्टर नहीं करता है। तो जब ईसीआईआर रजिस्टर करता है तो उसके ऊपर एफआईआर वाली जो एक्ट है सीआरपीसी वो नहीं रहेगी। और जब किसी पर्सन को अगर पुलिस ऑफिसर समन करता है तो उसको स्टेटमेंट देना होता है एज अ विटनेस या एज एन अक्यूज्ड, लेकिन ईडी के पास सिविल कोर्ट का पावर है, और वो अटेंडेंस समन करता है सेक्शन 50 के अंडर। इसलिए आपको कोई भी स्टेटमेंट और प्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी ऑब्लिगेशंस एंड इट इज एन इंडिपेंडेंट ऑफेंस नॉट टू डू सो, गिविंग अ फॉल्स स्टेटमेंट अमाउंट्स टू परजरी। पहली बात। दूसरी बात, आपने अगर पुलिस वालों के सामने सेक्शन 164 सीआरपीसी के तहत कोई बयान दिया है तो कोर्ट में आप उससे मुकर सकते हो कि आपसे दबाव में बुलवाया गया था, यानी कि जो पुलिस को कन्फेशन आप देते हो वो आपके अगेंस्ट एडमिसिबल नहीं होते हैं। लेकिन अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर के सामने आपने कुछ कहा तो वो एडमिसिबल एविडेंस के रूप में आपसे यूज किया जाएगा, क्योंकि वो पुलिस नहीं है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये वाले जजमेंट को हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी मेजर लैंडमार्क रूलिंग आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। ठीक है। तो ये हमारा जो आज का मेजर करंट अफेयर्स है वो एक तरीके से खत्म होता दिखाई दे रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में आपको काफी मजा आया होगा। वापस से एक बार आप हमारे टॉपिक्स को देख लीजिए, क्वेश्चंस को देख लीजिए। टॉपिक्स हमारे आज के जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं
वो पहला 5G सेक्टर का रोल आउट है, तो उसमें इंटरनेट 4.0 पे सवाल है। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट सेकंड है केरला में, पहला है तेलंगाना में। ड्रग ट्रैफिकिंग और नेशनल सिक्योरिटी की पहली ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस होस्ट हुई है। सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डिफरेंस और उनकी पावर्स पे हमने चर्चा करी। नालसा के ऊपर हमने बात करी, लोक अदालत के ऊपर हमने बात करी, ई वेस्ट मैनेजमेंट में नोटिफिकेशन 2016 का, और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी और पीआरओ के ऊपर हमने बात करी। उसके बाद स्टेट्स ने एलिफेंट रिजर्व्स में हमने साइट के माइक प्रोग्राम की बात करी, और हमने एलिफेंट डे की बात करी, और हमने नेशनल जो इनिशिएटिव है एलिफेंट कंजर्वेशन का 1992 में स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट एलिफेंट, उसके ऊपर बात करी। और पीएमएलए में हमने बात करा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो सिविल बॉडी की तरह काम करता है, इन्वेस्टिगेटिंग है, सिविल है। उसके सामने दिए गए सारे बयान सबमिसिबल हैं। वो अरेस्ट और रेड और सर्च डालने के लिए सीआरपीसी के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करेगा। और हमने एफएटीए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर ट्रैफिकिंग को प्रमोट का ट्रैफिकिंग कर मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए, इकोनॉमिक ऑफेंसेस को अप्रीहेंड करने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का गठन किया था। तो ये सारे मेजर टॉपिक्स हो गए। आप अपने क्वेश्चंस को डेफिनेटली हमें आंसर करिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा, और आपका पार्टिसिपेशन इज ऑलवेज वेलकम। सो दिस वाज होस्ट एंड योर फ्रेंड हर्षवर्धन त्रिपाठी, signing off from the Hindu news analysis session today. Hope you guys do well. Have a good Sunday. I'll see you guys in the next session very soon.